अब सबसे पहले जिस स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, और उनके रेशियो से जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल करके आता है उसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा रहे होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उस तरह से होता है, और क्योंकि ये लेंथ के अलोंग होता है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी कह देते हैं। लेकिन इस सिलेंडर के अगर मैंने ऊपर वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ही फोर्स लगाया तो ये जो सिलेंडर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करेगा वो किससे मिलेगा? न्यूटन के सेकंड लॉ से। A इज इक्वल्स टू क्या होता है? F/m। तो अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को रोकना चाहता हूं तो मुझे इतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स दूसरे एंड पर और लगाना पड़ेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स केवल और केवल इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर एक लेंथ में चेंज हुआ, और वो लेंथ में चेंज कुछ इस तरह से है कि फाइनल जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ जो कि L थी उससे बढ़कर के कितनी हो जाती है? L प्लस डेल्टा L। अब देखिए ये बात भी हम सीख चुके हैं कि जैसे ही किसी बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाएगा तो बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो ये चाहेगा कि बॉडी अपनी शेप को रीगेन करे। तो स्ट्रेस कितना होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स को आप डिवाइड कर दे किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। आइडियली तो उसकी डेफिनेशन रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, लेकिन फाइनली ये जो इलोंगेशन है वो यहाँ पर रुक इस वजह से रहा होता है कि ये जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो चुका होता है। तो फॉर्मूले में हमें बाहर से लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स ही दिया जाएगा और उसी का यूज हमें करना है। और अपॉन में जैसे ही मैं स्ट्रेन से डिवाइड करूंगा, जो कि इस बार होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को घटाओ तो डेल्टा L निकल कर आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो गई स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस है अपॉन में जो स्ट्रेन है वो आपको क्या देगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस बार जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिलेगा वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इंटू में L और अपॉन में A इंटू डेल्टा L। बाय द वे ये बात आपको पता हो कि ये जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। जब आप मटेरियल को बदलोगे तो यंग्स मॉड्यूलस बदलता है। अब चलिए स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन में कहा गया है अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हम उसे कहते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है। जैसे हमारे घरों में काम चल रहा है और हमें स्टील का कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वहां पर जो स्टील की रॉड यूज की जाती है उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टील रॉड। और इस रॉड की जो रेडियस है वो हमें बता रखी है 10 mm, और रेडियस की हेल्प से हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां कहीं जरूरी होगा वहां पता लग जाएगा। लेंथ इसकी दे रखी है 1 मीटर, तो ये जो स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है उसकी लेंथ हमें दे दी। अब हो क्या रहा है? एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स इसे स्ट्रेच कर रहा है अलोंग इट्स लेंथ। और ये बात हमें पता है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ के अलोंग लग रहा होता है तो जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा होता है तो इन स्ट्रेसेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कह देते हैं। और 100 किलो न्यूटन के डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाने के बाद सबसे पहली चीज हमसे पूछी गई है कि इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स पता करने के लिए तो मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा, वो ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। लेकिन हमें ये बात पता है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो बॉडी थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी, और जहां पर बॉडी का इलोंगेशन बंद होता है वो बंद तभी हो सकता है जब रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप को डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन जहां बंद हो रहा है वहां पर बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो बाहर से लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाते हैं। और डिफॉर्मिंग फोर्स हमें दे रखा है कितना?
100 किलो न्यूटन। और अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। और याद रखें कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को उनके एसआई यूनिट्स में डालना है, और साथ ही अगर कोई भी प्रीफिक्स उससे जुड़ा हुआ है तो उसको हटा लेना है। फॉर एग्जांपल ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो है 100 किलो न्यूटन, तो 100 तो मैंने ऐसे ही रखा है, किलो को हटा करके 10⁻³ लगा लिया, तो ये फोर्स तो आ जाएगा हमारा न्यूटन में। और जब मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए रेडियस का यूज करना होगा तो वो भी मैं मीटर में ही रखूंगा। तो 10 एज इट इज, मिली को जब हटाते हैं तो 10⁻³ और मीटर एज इट इज, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर। इसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर। अब आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो ऊपर 100 × 10⁻³ है उसे मैं 10 × 10⁻⁴ भी लिख सकता हूं, और नीचे में ऐसे लिख सकता हूं 3.14 इंटू यहां पर देखो क्या बनेगा 10⁻², क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, और पावर की जब पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10⁻⁴। और एक और कमाल की बात जो आपको याद रखनी है कि जरूरत पड़ने पर 10 को π² लिखा जा सकता है। अगर आप पाई का स्क्वायर करोगे तो आप करके देख लीजिए, नियरली 10 ही आएगा। तो आप देखोगे 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ये, अगर आप पाई भी लिख दो तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इंटू 10⁸। स्ट्रेस की यूनिट आपको पता हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई हमारे स्ट्रेस की वैल्यू। अब स्ट्रेस को पता कर लेने के बाद दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा। इलोंगेशन का मतलब कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो अभी जो उसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो कितना चेंज होगा इसकी लेंथ में वो हमें पता करना है। और तीसरे पार्ट में पूछा गया है स्ट्रेन, तो पहले हम स्ट्रेन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल होता है। अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा कौन सा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कौन से जनरेट हुए हैं। और स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है 2 × 10⁻11। वो आपको ना भी दिया जाए तो आपको स्टील का तो एटलीस्ट याद रखना है कि माइल्ड स्टील हो या नॉर्मल स्टील, उसका यंग्स मॉडुलस होता है 2 × 10⁻11। स्ट्रेस अभी हमने निकाला है 3.18 × 10⁸, और स्ट्रेन हम निकाल लेते हैं। तो यहां से स्ट्रेन हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, 3.18 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 1.59 × 10⁻³ और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। और तीसरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद चलिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेन होती है उसकी आइडियली डेफिनेशन ये होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमसे दूसरे पार्ट में पूछी गई है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो 1 का जब आप इस स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू आएगी तो स्ट्रेन के बराबर ही। लेकिन स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, चेंज इन लेंथ की यूनिट वही होगी जो ओरिजिनल लेंथ की यूनिट है। यहां पर यूनिट मीटर है तो चेंज इन लेंथ निकल कर आएगा 1.59 × 10⁻³ मीटर, या फिर इसको 1.59 mm भी हम कह सकते हैं।